10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए सेक्शन 45 सर, बार बार जब भी आते हैं हम लोग पहला नाम शुरू करते हैं, जैसे एक मंत्र जपते हैं, सेक्शन 45 है ना। क्या है ये? चार्जिंग सेक्शन। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। इस सेक्शन में एक खास बात है, इस सेक्शन में एक खास बात है। चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, लास्ट लाइन मैंने लिखवाई थी, इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस या टेकन प्लेस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। यानी अगर ढंग से देखा जाए तो अगर किसी एसेट को मैंने एक्वायर किया था 5 लाख रुपए में ऑन 1/1/2005 में, और डेट ऑफ ट्रांसफर है, क्या है? डेट ऑफ ट्रांसफर है 28 मई 2015। अब ट्रांसफर ये सेल से भी हो सकता है, एक्सचेंज से भी हो सकता है ना, एक्सटिंग्विशमेंट से भी हो सकता है, रेलिंक्विशमेंट से भी हो सकता है। याद आया सब ट्रांसफर की डेफिनेशन? पक्की बात है ना। चल ये एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा क्लियर है सर, बहुत आसान है कैपिटल गेन कैलकुलेट करना। जिस साल हमने एसेट खरीदी है, जिस डेट से और जिस डेट तक हम उसको ट्रांसफर नहीं कर देते, तब तक क्या है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग, और उसी हिसाब से हम टैक्स लगा देते हैं इन द ईयर, इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। अच्छी बात है। अब मैं तुम लोग के सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा। हम अपने घर में बैठे, सब लोग अपने अपने घर में बैठे होंगे, अचानक घर हिलने लगा। मतलब क्या? भूकंप। बिल्कुल सही बात। और तुमको मिलता है बाबा जी का टुल्लू। बिल्कुल सही जवाब है कि भूकंप आया और घर हिलने लगा, और मेरा ही नहीं हिला होगा, आसपास जितने भी घर होंगे सबके घर हिले होंगे। कईयों के घर गिर गए, दौड़े दौड़े सब बाहर आए, देखिए तो सबके घर गिर रहे हैं। अब बताओ उसके बाद लोग रोएंगे या हंसेंगे? बोलो। रोएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बंदा रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, तब तक पीछे से इनकम टैक्स ऑफिसर आया, बोला इधर सुन। बोला क्या है? क्या टैक्स दे। तो टैक्स दे। उसका भी अपना घर गिरा हुआ है। वो टैक्स वसूली पर निकला है। बोलेगा रोते हुए, टैक्स किस चीज का? क्या तूने ट्रांसफर कर दिया घर? क्या कर दिया? और जिस साल ट्रांसफर होता है उसी साल टैक्स लगता है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। अगर सेक्शन 45(1)(a) नहीं आया होता तो लोग रो रहे होते और सरकारी डिपार्टमेंट जाता टैक्स वसूलने। बोलो। तो हम भी कहेंगे जाओ उसमें से खोज ले। खोज ले, जमीन फाड़ करके नीचे जाओ, उसमें से पैसा निकाल ले। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेप्शंस हैं, जरूरी नहीं कि टैक्स उसी साल लगे जिस साल ट्रांसफर हुआ हो।
अब मैंने पूछा, या जो बंदा रो रहा है वो पूछ रहा है कि भाई टैक्स किस चीज़ का, तो उसने कहा देख तूने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया था। उसने कहा हाँ करवाया था, घर का इंश्योरेंस मैंने करवाया था। तो कहा तू रो क्यों रहा है, तेरे को तो पैसा मिलेगा ना इंश्योरेंस कंपनी से। मैंने कहा बिल्कुल सही है मिलेगा। तो उसने कहा टैक्स दे दो। मैंने कहा टैक्स जब पैसा मिलेगा तब ना देंगे। तो उसने कहा ना, रूल ये नहीं है, रूल ये है कि शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। क्या कहीं ऐसा लिखा है शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द कंसीडरेशन रिसीव्ड? ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तुम्हें पैसा मिला या नहीं मिला इससे हमको लेना देना नहीं, मुझे टैक्स दो। क्या ये सही था? क्या होना चाहिए था? अब बताओ क्या होना चाहिए था? कि जब इंश्योरेंस कंपनी से कंसिडरेशन मिलेगा इट विल बी चार्ज टू टैक्स। यानी इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। नॉर्मली शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, लेकिन अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे। अब हम क्या बोलेंगे? इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, कितने? 4। अगर इन 4 कारणों से हमारी कोई एसेट डैमेज हुई है, डिस्ट्रक्ट हुई है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन इस तरह से हुआ हो कि अब उस एसेट को रिपेयर करके आप रीयूज नहीं कर सकते, अब हम उस एसेट को यूज, इफ एनी कैपिटल एसेट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस एंड any insurance compensation is received, and any insurance compensation is received, then the capital gain shall be charged to tax in that year in which transfer took place, na in which consideration or compensation is actually received। देखो ना कितना सिंपल सेंटेंस बनाया है। मैंने इसमें एक चीज गायब की है, क्या? वो 4 चीजें, वो तो बताइए कि वो 4 रीजंस क्या हैं। इफ एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग केसेस एंड द इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड। तो कौन से वो 4 रीजंस हैं? फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर। पहला रीजन फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन और अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं, आंधी तूफान, बाढ़, बारिश, जो भी समझ लो, सूखा, अकाल, सारी चीजें आ गई। एनी, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर। दूसरा रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, दंगे फसाद जो होते हैं, रायट और सिविल डिस्टर्बेंस, उसमें अगर कोई एसेट मेरी डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। पहला क्या बताया, किसके कारण? फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर। दूसरा रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस। तीसरा एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, बम धमाके, आग लग जाना, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन। पहला फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वल्जन ऑफ नेचर। दूसरा एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन। तीसरा रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस। और लास्ट है action taken by an enemy with or without declaration of the war, action taken by an enemy with or without declaration of the war। अब मैं पूरा बोलूं फिर से, if any capital asset is subject matter of transfer
ट्रांसफर कैसे? ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग केसेस एंड एनी इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड, then the capital gain shall be charged to tax in the previous year in which the compensation or part thereof is actually received. What are the following reasons? Reasons क्या है? फ्लड, टाइफून, हरिकेन, अर्थक्वेक, साइक्लोन और अदर कन्वल्सन ऑफ नेचर, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस, एंड लास्ट है एक्शन टेकन बाय एन एनिमी। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये नॉर्मल सेक्शन नहीं है, नॉर्मल सेक्शन का एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्लियर? हटा सकते हैं इसको। तो अभी हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? सेक्शन 45 के कुछ एक्सेप्शंस। अब इनको आप एक्सेप्शंस का नाम दे दो या स्पेसिफिक प्रोविजंस का नाम दे दो। इनको आप एक्सेप्शंस का नाम दे दो या स्पेसिफिक प्रोविजंस का नाम दे दो, सीधी सी बात है। सेक्शन 45(1)(a, if any capital asset is transferred due to damage or destruction in the following cases and the insurance compensation is received, then the capital gain shall be charged to tax in the previous year in which the compensation is actually received. And the reasons are flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake or other convulsion of nature, riot or civil disturbance, accidental fire or explosion, action taken by an enemy with or without declaration of the war. सर एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी या रॉकेट लॉन्चर से जो बम छोड़े जाते हैं उनसे अगर किसी घर को नुकसान होता है तो क्या वो इस कैटेगरी में आएंगे? एक्शन टेकन बाय एन एनिमी। बोलो। हाँ, बिल्कुल आएंगे। विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर, चाहे युद्ध की घोषणा करके चाहे प्रॉक्सी वॉर लड़ करके, ठीक है ना? हम सो रहे थे, रात में चोर आया, हमने चोर को पकड़ लिया। क्योंकि मैंने ये तो नहीं बोला कि दिन में सो रहे थे कि रात में सो रहे थे, हम रात में सो रहे थे और रात में चोर आया और सामान चुरा करके आएगा। दरवाजा खटखटा करके तो नहीं आएगा। तो क्या ये वॉर है? क्या उसने जो सामान चुराया है क्या वो इस कैटेगरी में आएगा? एक्शन टेकन बाय एन एनिमी। बोलो, वो इस कैटेगरी में आएगा। वो हमारा दुश्मन है। ऐसा थोड़ी कि आप उठेंगे, अच्छा चोरी करने वालों चाय पी लो तो इतनी ठंडी में ठंड लग जाएगी, क्या पूछोगे? अरे जाग गए तो मार भी देगा। वो एनिमी है। कौन कहता है वो एनिमी नहीं है? एनिमी नहीं है, बिल्कुल है। दरवाजा खटखटा करके आए या बिना खटखटाए आए, दोनों तरह के चोर होते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं, घुसते हैं, बंदूक दिखाते हैं, है कि नहीं? और दूसरे जो सोते समय है, विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। अब क्लियर है? समझ में आई कहानी? नहीं, इसमें वो कैटेगरी भी शामिल है। एक एग्जाम्पल जरा देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया। डेट ऑफ एक्विजिशन,
डेट ऑफ अर्थक्वेक, insurance compensation received on calculate capital gain. बताएं सॉल्यूशन क्या होगा। कैपिटल गेन बताएं किस साल निकालेंगे, 14-15 प्रीवियस ईयर या 12-13 प्रीवियस ईयर। अगर हम सुनना ढंग से, मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे। अगर इस लाइन को ढंग से नहीं सुना तो हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ गलत फहमी घूमती रहेगी। प्रीवियस ईयर, अगर ये प्रोविजन नहीं आया होता तो हम किस साल टैक्स लगाते, मानते हो ना? और असेसमेंट ईयर क्या रहता? अगर ये प्रोविजन नहीं आया होता तो बस, मैं उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रहा। बोलो, मैं केवल कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से समझना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 15 लाख। पीरियड ऑफ होल्डिंग, एसेट कब से थी मेरे पास और कब तक थी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो एसेट उसी दिन ट्रांसफर हो गई थी जिस दिन भूकंप आया था। तो 4 नवंबर 2012। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है ना, अच्छा 36 महीने से अधिक, क्लियर हुआ? माइनस क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है? 8 लाख। और जिस दिन एसेट खरीदी थी 5-6 में, उस दिन हमारा इंडेक्सेशन था कितना? मल्टीप्लाइड बाई हाँ जी 852 या 1024। अरे मैंने कहा उसी साल ट्रांसफर हो गया ना, अगर उसी साल अगर हमारे ऊपर टैक्स लगा होता तो कितना लगता? 852। अब क्लियर है? बोलो। इसके बाद तो एसेट थी ही नहीं मेरे पास ना, इंडेक्सेशन का है का।
इंडेक्सेशन किस चीज का लगा रहे हो? जब हमारे पास एसेट है ही नहीं तो 1024 आएगा ही क्या? रटना है इसको, नहीं समझ में आया? अपने आप आ गया। जरा बताओ कितना आया, देख लेना भाई। सही है वो? चलो, ये आ गया ना? गलत है? कैलकुलेशन सही है ना? अच्छा, अब अगर इसी साल टैक्स लग गया होता तो हमारा ये कैलकुलेशन होता। केवल पैसा बाद में मिला है, क्या फायदा अलग हो जाएगा? सब चीज वही रहेगी। केवल हमारे ऊपर से हरासमेंट हटाया गया कि हम रो रहे हैं, हमसे टैक्स मांगा जा रहा। अब हम रो रहे हैं तो टैक्स नहीं मांगा जाएगा, बल्कि अब हम हंस रहे हैं तो टैक्स मांगा जाएगा। अब बात समझ में आई? All the things would be the same. All the calculation will be the same as it would have been done if the case was chargeable to tax in the same previous year in which the transfer took place. But now the taxability will arise in that year in which the compensation is received and all the calculations would be the same. क्यों भाई? कोई फर्क नहीं आया, बस आपका ये वाला फिगर किस साल टैक्स लगेगा? इस साल टैक्स लगेगा। इस साल लगता है, इस साल लगेगा, बाकी सारी चीजें ये मानते हुए चलो कि उसी साल ट्रांसफर हो गया होता। तो अब हमें तुमको समझाने की भी जरूरत नहीं है कि ये क्यों। एक्सेप्शन का मतलब इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस नहीं, इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द कंपनसेशन इज, बस इसी का फर्क आएगा, इसका कोई फर्क आने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? ये था फर्स्ट एक्सेप्शन या स्पेसिफिक प्रोविजन। कौन सा सेक्शन था? बेसिक चार्जिंग सेक्शन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये होता है। इसका एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा इस सेक्शन में, ये था इंश्योरेंस कंपनसेशन। चलो एक और चीज इसमें क्लियर कर देते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन हमको कैश में या चेक में ना मिल करके बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग मिल जाती तो अरे इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें क्या दे दिया? बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग। अब बताओ क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने किया। हाँ, इंश्योरेंस कंपनसेशन ₹15 lakhs न लिख कर लिखा होता, इंश्योरेंस कंपनसेशन वॉज गिवन इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनसेशन वॉज गिवन इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट। तो हम किस रुपीस पर टैक्स लगाते? मार्केट वैल्यू। जी हाँ, कल वाली बात याद करो तो मैंने जब तुम लोग को एडवांस मनी फॉरफिटेड पढ़ाया था तो उसमें मैंने बोला था एडवांस मनी फॉरफिटेड के समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से 3 चीज़ों में से घटता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। पहला कॉस्ट, दूसरा WDV और तीसरा FMV। तो उस समय फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट में आया था ना? हाँ है ना? पक्की बात है ना? फिलहाल हम उसकी बात नहीं करें, हम यहाँ सेल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। सेल कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है? दिक्कत है? इन कैश
या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। सेक्शन 45(2) की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये तो बेसिक चार्जिंग सेक्शन था, बोलो ना। और ये इसके एक्सेप्शंस हम लोग या स्पेसिफिक प्रोविजंस देख रहे हैं, पक्की बात। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 45(2) की। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 45(2) क्या बोलेगा ये जरा देखो। अगर आपने अपनी किसी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया है किसमें? अगर आपने अपनी किसी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, इज इट पॉसिबल टू चार्ज टैक्स ऑन दैट? इज इट पॉसिबल एट ऑल? अरे मेरी कैपिटल एसेट, मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। हम ये फर्नीचर का काम करते हैं? नहीं, फर्नीचर का काम करते हैं हम? नहीं करते। अभी अभी मेरे मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि चलो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और सबसे पहले इसी फर्नीचर को बेचने का काम करेंगे। इट मीन्स ऑटोमेटिकली नाउ दिस कैपिटल एसेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मैंने कमा तो लिया, मैंने कमा लिया, करे हाँ मैंने कमा लिया पैसा। अरे कन्वर्ट कर दिया, कमा लिया? कुछ नहीं कमाया। अगर कुछ नहीं कमाया और नॉर्मल प्रोविजंस जरा देखो, सेक्शन 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन में मैंने एक लाइन बताई थी, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज आल्सो टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। हाँ है ना, उसको भी हम ट्रांसफर मान लेते हैं। तो बेटा ट्रांसफर है, कैपिटल एसेट जा रही है, ट्रांसफर है, टैक्स लगा दो। सोचने भर से टैक्स लगा लो, कल सपना देखकर उठेंगे गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दे दो। ये कौन सी बात होती है? मैंने सोचा चलो प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, जमीन को बेचने और खरीदने का काम करते हैं। और शुरुआत कहां से करते हैं? अपने ही घर को बेच करके करते हैं। क्या सोचने भर से और अपनी प्रॉपर्टी को स्टॉक में कन्वर्ट कर देने से मैंने कमा लिया? मैंने वो जमीन कितने में खरीदी थी मालूम है? जिस घर में मैं रहता हूं 100 रुपए में, 200 साल पहले, और बोलो 100 साल पहले 100 रुपए में खरीदी थी। आज उसकी कीमत 1 करोड़ है। और सोच लिया मैंने, सोच लिया तो बेटा 1 करोड़ पर टैक्स दे दो 100 रुपए घटा करके, इंडेक्सेशन लेकर के। घर बिक जाएगा लेकिन कैश आएगा नहीं हाथ में, वो पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले जाएगा। तो बात समझ में आई? क्या ये सही तरीका है? क्या तुम लोग को लगता है कि जैसे ही कन्वर्जन के लिए सोचें और टैक्स लगा दो? क्या होना चाहिए अब जरा तुम लोग बताओ। तुम लोग लॉ मेकर्स बनो, लॉ क्रैकर्स मत बनना, लॉ मेकर्स बनो। हाँ बताओ क्या करोगे? अरे क्या करोगे? जब कंसीडरेशन कब मिलेगा? क्या सेल होगा? एसेट या स्टॉक? स्टॉक। देखो ना तुम लोग कितने तेज हो, तुम लोग लॉ मेकर्स हो भाई। तुम लोग को कौन कहता है तुम लोग इनकम टैक्स पढ़ने आए हो? तुम लोग इनकम टैक्स पढ़ाने आए हो। बिल्कुल सही जवाब है। अगर तुम लोग होते तो तुम लोग यही कहते कि सर जी ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ कब होगा? जब इसको बेचेंगे तब आप हमसे कैपिटल गेन टैक्स भी ले लेना, और तब स्टॉक के बेचने पर पीजीबीपी भी ले लेना, क्योंकि स्टॉक के सेल होने पर पीजीबीपी भी अराइज होगा। कंफ्यूज्ड? सर 2 टैक्स देंगे क्या? हाँ जी, आप 2 टैक्स देंगे। एक ही अमाउंट पर 2 टैक्स देंगे? ना जी, दोनों अलग अलग अमाउंट पर टैक्स देंगे। जरा देखो कैसे। तुम लोगों की बात बिल्कुल सही है, तुम लोग तेज आदमी हो। क्या हो? मैंने 5 लाख की एसेट खरीदी थी और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? स्टॉक इन ट्रेड में।
ये मैंने खरीदा था 5-6 में और स्टॉक इन ट्रेड में मैंने कन्वर्ट किया 12-13 में, और उस समय जब मैंने इसको कन्वर्ट किया उस समय इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 10 लाख। कितनी? और इस स्टॉक इन ट्रेड को मैंने सेल कर दिया 14-15 प्रीवियस ईयर में। कितने में? 13 लाख। हो सकता है? नहीं हो सकता? पक्की बात है। सरकार को टैक्स कितने पर चाहिए? सच्ची सच्ची बताना। 5 लाख की चीज 13 लाख में बिकी। इन टोटालिटी सरकार को टैक्स कितने पर चाहिए? बोलो। 8 लाख पर, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ है टोटल, जिसमें से कैपिटल गेन का प्रॉफिट हुआ है कितना? 5 लाख, और पीजीबीपी का प्रॉफिट हुआ है, अरे बात तो गलत नहीं है ना? बोलते क्यों नहीं? क्या गलत है? क्या आपकी जेब से 2 बार टैक्स निकला? नहीं, एक ही बार तो निकला। टोटल आपको 8 लाख रुपए पर टैक्स देना था और इस 8 लाख को 2 पार्ट में तोड़ दिया, कैपिटल गेन अलग कर दिया, पीजीबीपी अलग कर दिया। क्या गलत किया भाई? कुछ गलत किया? बोलो ना, गलत किया? अरे शक की निगाह से क्यों देख रहे हो? बोलो नहीं गलत किया। सही करो तो भी ऐसे देखते हो सन्नाटा मार कर, कहीं सर ने उल्टा बोल दिया तो। बोलो। नहीं गलत किया। सरकार को टोटल 5 लाख से 13 लाख पर टैक्स चाहिए। मेरी 5 लाख की चीज 13 लाख में बिक गई, हमको 8 लाख रुपए दो। तुमने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया नहीं किया वो बात की बात है। 5 लाख की चीज तुमने 13 लाख में बेची है, 8 लाख रुपए का टैक्स दे दो। अब 8 लाख रुपए में मैंने क्या कहा गवर्नमेंट से कि भैया इसमें कुछ कैपिटल गेन का है और कुछ पीजीबीपी का है। तो ठीक है बेटा, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करोगे जरा ढंग से देखो। सेल कंसिडरेशन कितना? 10 लाख। अपने आप आ गया, हमें तो कुछ बताने की जरूरत। तुम खुद ही बोल रहे हो 5 लाख यानी 10 लाख। 5 लाख की चीज 10 लाख में बेची तभी तो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। तुम खुद बोल रहे हो। हमने अपने आप को ही, सॉरी, मैंने ये एसेट अपने आप को ही बेच दी। हमने अपने आप को बेच दिया नहीं, हमने ये एसेट अपने आप को ही बेच दी। 5 लाख की चीज कितने में? तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? क्या प्रॉब्लम है? तो आप यहां पर लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 10 लाख। मैंने ये सामान अपने आप को बेचा, सुनो इधर लिखना बाद में, तो स्टॉक की कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख। मैंने सामान अपने आप को ही बेचा यानी मैंने ही खरीदा। मैंने ही खरीदा। कितने में खरीदा? जितने में बेचा मैंने अपने आप को, 10 लाख में। हाँ या ना? और ये स्टॉक को कितने में बेचा? 13 लाख में। तो 13 लाख में से 10 लाख गया, कितना बचा? और तुम लोग तो खुद ही बोल रहे हो हाँ 3 लाख, वो तो आ ही रहा है 3 लाख, हम कहाँ बोल रहे नहीं। इधर बात करते हैं। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदी थी एसेट? 5 लाख। कहोगे सर इंडेक्स लेंगे? बिल्कुल लेंगे इंडेक्स, अभी हम छोड़ दे रहे हैं इंडेक्स 2 मिनट के लिए, केवल समझाना है पर्पस, तभी मैं इंडेक्स छोड़ रहा हूँ। बताओ कितना प्रॉफिट कमा लिया कैपिटल गेन? 5 लाख इधर, 3 लाख इधर, सामने दिख रहा है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। इन टोटालिटी द टैक्स विल बी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन ₹8 लाख एंड दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज योर कैपिटल गेन व्हिच हैज बीन अराइजेस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड द अदर प्रॉफिट इज अराइजेस ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ योर स्टॉक इन ट्रेड, मींस पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? अब तुमको क्या करना है? इंडेक्सेशन करना है ना। किसने मना किया है? इंडेक्सेशन करो ना, दूसरा प्रॉफिट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंसेप्ट तो क्लियर है? कंसेप्ट तो क्लियर है नहीं? पक्का? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस केवल इसमें फर्क क्या आया? Conversion of a capital asset into stock in trade will be charged to tax under the head capital gain in the previous year in which the stock in trade is successfully sold in the market. That's it. यानी जब हमको पैसा मिलेगा, and not in the previous year when the conversion took place, यानी कि ट्रांसफर took place. बोलो ना, तुम लोग के मुंह से हाँ निकलने में कितनी दिक्कत होती है नहीं? ठंड लग रही है?
इतना पढ़ने के बाद तो आदमी के कान वान सब गर्म हो जाते हैं। CII कितना है इस साल का? 5/6 का 497। और CII कितना है इस साल का 12/13 का 852। और CII कितना है 14/15 का 1024। ये मेरे सामने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, पूरी चीज़ बता दी है। अब हमको इधर देखो, दो कैलकुलेशन करने हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल गेन एंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ, बोलो, PGBP। देखा जाए, पीरियड ऑफ होल्डिंग बता दो। 5/6 से लेकर के 12/13। हाँ, कन्वर्जन हुआ यानी ट्रांसफर हो गया, बात खत्म। लॉन्ग टर्म है ना। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? हम कहेंगे 10 लाख। सुन लो पहले ढंग से, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में रोते फिरोगे। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का है, डिवाइडेड बाई 497 इंटू क्या, कितना आएगा 852। सोचना क्या है कि नहीं, बिल्कुल सही है कि अगर ये उसी समय ट्रांसफर मान लिया होगे, अरे ट्रांसफर तो हो गई ना एसेट 12-13 में, तो वहीं तक का तो लोगे। अगर उसी समय टैक्स लगाते तो कितना लेते? 852। कितना आ गया ये आ रहा है। तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा 1,42,857। बोलो, कोई दिक्कत? PGBP सेल कितने का है? सेल ऑफ स्टॉक 13 लाख, बिल्कुल सही है। और माइनस कर दो कॉस्ट एक्विजिशन, मत लिख देना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि स्टॉक की एक्विजिशन नहीं होती, स्टॉक को परचेस करते हैं। तो कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। अपने आप को ही बेच दिया है ना। ये कौन सा प्रॉफिट है? PGBP। सुनना ढंग से, इस पर तुम लोग टैक्स लगाते प्रीवियस ईयर 12-13, अगर लगाते तो असेसमेंट ईयर 13-14, और इस पर तुम लोग टैक्स लगाते 14-15 जिस साल बेचा है, और असेसमेंट ईयर 15-16। बोलो। लेकिन 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 अब हो गया चेंज। कहा गया ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमने केवल सोचा और टैक्स लगाओ। जिस साल बेचा है उस साल टैक्स लगाओ, हाँ उतना ही लगाओ जितना तुम लगाते। अब बात समझ में आई? तो सारे कैलकुलेशन तो वही रहेंगे। अब रोते हुए नहीं, केवल हंसते हुए। कब लगेंगे? 14, 15 एंड 15, 16। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? तो कैपिटल गेन वुड बी चार्ज टू टैक्स नॉट इन द प्रीवियस ईयर व्हेन द conversion takes place, but it would be charged to tax in that previous year when the converted asset is successfully sold in the market, means stock is sold in the market. नोट कर लो।
सेक्शन 45(1) में इंश्योरेंस कंपनसेशन देखा, सेक्शन 45(2) में कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड देखा। ध्यान देना, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना, न कि स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करना। अगर हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पीजीबीपी अराइज होता है, न कि कैपिटल गेन अराइज होता है। क्लियर है? बोलो का ना? ये हम उस समय ऑलरेडी बता चुके थे जब डेफिनेशन हम पढ़ा रहे थे। सेक्शन 45(3) मेसर्स AB एंड ब्रदर्स एक पार्टनरशिप फर्म है या कोई AOP या BOI है, क्लियर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। चलो हम पार्टनरशिप फर्म मान लेते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है मेसर्स AB एंड ब्रदर्स, ये इनकी बैलेंस शीट है, अच्छी बात है। मिस्टर C इस फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, और अगर ये पार्टनर बनना चाहता है फ्री में बन जाएगा? हाँ, तो क्या देना पड़ेगा? कैपिटल। कैपिटल चाहिए यहां पे इसके नाम की, तो यहां कैपिटल लिखेंगे मिस्टर C की। कैश दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने कैपिटल के नाम पे अपनी बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी। क्या दे दी? बिल्डिंग चली गई ना। अब यहां पर फर्म में क्या लिखाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ऑफ मिस्टर C, यही तो लिखेंगे। ट्रांसफर हुआ या नहीं बिल्डिंग? सच सच बताओ, ट्रांसफर हुआ या नहीं? ट्रांसफर हो गया। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अरे मैंने अपनी बिल्डिंग किसी दूसरे को दे दी, तो क्या ट्रांसफर नहीं है? जो रीसेल हो, जो री एक्सचेंज हो, क्या रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट नहीं आता? क्या आता है ना? आता है ना? तो रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट आता है, तो यहाँ एक्सटिंग्विशमेंट तो नहीं आता। इसने क्या किया? एसेट को छोड़ दिया, वहाँ ट्रांसफर कर दिया एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ट्रांसफर हो गया। इसने ये ट्रांसफर किया है 14-15 प्रीवियस ईयर में। इस बिल्डिंग को इसने खरीदा था 5 लाख रुपए में। कितने में? कब खरीदा था मालूम है? 7-8 में। और ट्रांसफर किया है जानते हो कितनी कैपिटल के बदले में? कैपिटल रिकॉर्डेड। कितनी कैपिटल रिकॉर्ड की गई है बुक्स में? यहां पे 9 लाख। कितनी? 9 लाख। जबकि बिल्डिंग की FMV है, अगर इसको ये मार्केट में बेच देता 14-15 में, तो इसको मिलता मार्केट से 12 लाख रुपए। कितना मिलता? 12 लाख। हो सकता है कि मिस्टर C ने जो बिल्डिंग खरीदी थी 7-8 पे 5 लाख की, उसने एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 9 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दिया 14-15 में, जबकि इसी बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। नाउ टेल मी, ये तो क्लियर है इसमें शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, वो तो आएगा ही आएगा, तो एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते, नॉर्मल प्रोविजन ही है। शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट, बोल सकते हो ना? सेम ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, क्या करें इसका? तुम लोग खुद सोचो कि कैपिटल गेन अगर मिस्टर C के हाथ में लगाएं, कैपिटल गेन किसके हाथ में लगाएंगे? C में या AB एंड ब्रदर्स में? क्योंकि C ही ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके हाथ में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? मिस्टर C के हाथ में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर कोई दिक्कत ही नहीं है पीरियड ऑफ होल्डिंग में, तो 7-8 में खरीदा है,
और 14-15 में ट्रांसफर कर दिया। सर ये तो सीधे सीधे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। हाँ जी, हमें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, आई दा सर इसमें दिक्कत है क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में किसी को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 5 लाख ही रहेगा, और जब मैंने इसको खरीदा था 7-8 में, तो 7-8 में इंडेक्सेशन था 551, और जब ट्रांसफर किया है तो उस समय 1024। बताओ कितना? जस्ट डबल हो जाएगा, लगभग 10 लाख के आसपास है, 9 लाख कुछ आएगा, 9 लाख यार है। सर जी हम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कहीं दिक्कत नहीं है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमारे बाएं हाथ का अकेले निकाल देंगे। हमने कहा बिल्कुल सही है, तुम लोगों ने तो निकाल दिया, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ईयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रीवियस ईयर में वैसे भी टैक्सेशन लगता वैसे भी टैक्सेशन में लगेगा 14-15 एंड असेसमेंट ईयर, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक्सेप्शन तो है ही नहीं। प्रॉब्लम केवल एक ही जगह आई, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या लें, 12 लाख या 9 लाख? 12 लाख या 9 लाख? 12 लाख या 9 लाख? बोलो। 9 lakhs सही है। सर जी ये तो बड़ी अजीब बात है, आप भी न कभी इधर कभी उधर, हमें तो बात समझ ही भी नहीं आई। मान लो आप कहते जितने पर रिकॉर्ड किया गया, अब ये बदमाश है, टैक्स की चोरी करना चाहता है, कहेगा हम 1 लाख में दिए, तो क्या आप यहाँ पर 1 लाख लिख देंगे? नहीं, 1 लाख लिख देंगे। अगर बोल दिया रिकॉर्ड किया 1 लाख में तो 1 लाख लिख देंगे। हाँ लिख देंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? जितने में रिकॉर्ड किया उतना लिख दो। सर तो अजीब बात हो गई, लॉस क्रिएट हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा क्या? यहाँ वो बात ही नहीं हो रही है सरकार को टैक्स मिलेगा या नहीं, यहाँ तो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के बात कर रहे हैं। 2 बंदरों की लड़ाई में फायदा कौन ले जाता है? बिल्ली। ये तो कहानी सुनी है ना, और यहाँ देखो ना अरे क्यों हंस रहे हो भाई? अपना कुछ याद आ गया क्या? अंगूर देखे हो? उसको हाथ में लो, धो लो और खा लो। उसके बाद आईने के मुंह में जाकर, आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ, तो कहावत होगी लंगूर के मुंह में अंगूर। आज करके देखना कि तुम लोग वैसे ही दिखते हो। नहीं 2 बंदरों की लड़ाई में, अच्छा 2 बिल्लियों की लड़ाई में किसको फायदा होता है? बंदर को। अच्छा ये सही है। अच्छा हम तो उल्टा जानते थे कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फायदा उठा ले जाती है। चलो न बंदर न बिल्ली, हम कर देते लंगूर। 2 लंगूरों की लड़ाई में बिल्ली को फायदा हो गया। देखना ये मतलब जब पार्टनरशिप होती है तो बड़े प्यार मोहब्बत वाली बात होती है या घूसा घासी वाली बात होती है? प्यार मोहब्बत की बात होती है कि तुम आज से मेरे पार्टनर हो, है कि नहीं? ये पैसा तुम्हारा है, ये पैसा मेरा है कि नहीं? बड़ी प्यार से। गवर्नमेंट जानती है बड़ी अच्छी तरह से, बेटा ये जब प्यार मोहब्बत वाली बात हो रही है ना, न तो तुम मूर्ख हो न तो वो मूर्ख है, दोनों लोग शाणे हो, दोनों लोग शाणे हो। और तुम लोगों की शान पट्टी में फायदा हमको होना है, गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है, तो हम क्यों बीच में फंसे? तुम लोग आपस में लड़ मारो। पार्टनरशिप हो रही है, बड़े प्यार मोहब्बत से बात हो रही है, गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है ना तो ये मूर्ख और ना ये मूर्ख। बात समझना? अब बात तो बड़े प्यार से कर रहे हो,
अब बताओ कौन ऐसा दुनिया में बंदा होगा जिसके एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है और पार्टनरशिप के चक्कर में वो 1 लाख रुपए में दे दे? कौन ऐसा दुनिया में बंदा होगा? नहीं, अगर ऐसे मिल रहा है कहीं पार्टनर तो तुरंत बना लो पार्टनर। बड़े प्यार से बात करना, गले मिल मिल करके बात करना, पार्टनर बना लो, अगले दिन डिसोल्यूशन कर लो, आधी एसेट तुम्हारी आधी एसेट मेरी, 6 लाख का एक दिन में चोखा चोखा प्रॉफिट। समझ में आई बात? तो ये तो मूर्ख है नहीं। अब इसकी बात करते हैं। ये कोशिश करेगा कि ये लिखवा ले 15 लाख रुपए, है मार्केट वैल्यू 12 लाख, ये लिखवाने की कोशिश करेगा 25 लाख रुपए। क्या फर्म मान जाएगी? नहीं, अगर ऐसी पार्टनरशिप मिले तो मुझे बताना। मैं अपनी एसेट दे दूंगा, पार्टनर बन जाऊंगा, बड़े प्यार मोहब्बत से गले लग लग करके बात करूंगा, पार्टनरशिप हो जाएगी, अगले दिन मैं डिसोल्यूशन करवा दूंगा। पूरे पार्टनरशिप की आधी एसेट मेरी, इसके अलावा है कि नहीं, उन लोगों की भी एसेट हम खींच लेंगे। बात समझ में आई? न तो ये मूर्ख और न ये मूर्ख, दोनों लोग क्या है, शान पट्टी में जी रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? शान पट्टी में जी रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम दोनों लड़ मरो, जितना तुम लोग बोलोगे ना मान लिया जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। मार्केट वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, तुम जो बोलो। तो इन लोगों ने कहा 9 लाख, गवर्नमेंट ने कहा ओके, हम आपकी बात मान लेते हैं। हम कौन होते हैं आपकी बात ना मानने वाले? ऐसी गुस्ताखी तो कभी देखी नहीं। लॉस हो गया कितना? 29,220। कोई दिक्कत है? बस हो गया, बात खत्म। सर स्पेसिफिक क्या था इसमें? न तो हम फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, न तो WDV। यहां क्या ले रहे हैं हम लोग? द वैल्यू विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। उसी को हम ले रहे हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दिस इज द स्पेसिफिक प्रोविजन। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? नोट कर सकते हो, ना नोट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहानी समझने वाली थी। हटा रहे, कहानी बिल्कुल क्लियर है। इफ एनी पार्टनर, अच्छा केवल नए पार्टनर की बात हो रही है, नया पार्टनर या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर और कैपिटल लाए उसकी भी बात हो रही है? दोनों की बात हो रही है। कोई नया पार्टनर जो पार्टनर बनना चाह रहा है उसके लिए भी बात हो रही है, कोई ऑलरेडी पार्टनर है वो और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ला रहा है अपनी कैपिटल एसेट को, तो उसके लिए भी बात हो रही है, दोनों के लिए बात हो रही है। सर जी हम लोगों ने 45(1) कर लिया, जब कोई कैपिटल एसेट डैमेज और डिस्ट्रॉय होती है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस एंड इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड, हाँ या ना? और दूसरा बताया था कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा बता दिया कि इफ एनी पर्सन इज गोइंग टू बी अ पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर वांट्स टू कंट्रीब्यूट
capital in form of asset, then in that case capital gain should be calculated as follows. What would be the full value of consideration in those cases? The value which is to be recorded in the books of account of the firm is to be treated as a full value of consideration, irrespective of the fact that the market value is lower than or higher than that value. Clear? सेक्शन 45(4). अब तक हम बात कर रहे थे पार्टनर के जुड़ने की, अब हम बात करेंगे पार्टनर्स के टूटने की। अब तक हम बात कर रहे थे पार्टनर्स के जुड़ने की, बड़े प्यार मोहब्बत से बात हो रही थी, लेकिन दोनों में कोई मूर्ख बनने की कोशिश नहीं कर रहा था और गवर्नमेंट ने उन लोग को फ्री छोड़ दिया था। अब बात हो रही है जुड़ने की, नहीं किस चीज़ की, घूस घास की, लात एक दूसरे को मारने की, पार्टनर्स में लड़ाई होने की। सुनो, अगर पार्टनर्स में लड़ाई हो रही है, एक पार्टनरशिप फर्म है, अब चाहे वो पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए या फिर कोई पार्टनर वहां से रिटायर हो रहा हो, या तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या तो सारे पार्टनरशिप फर्म को तोड़ रहे हो, और जब फर्म टूटेगी तो सब लोग कैपिटल एसेट ले लेकर भागेंगे, ये चेयर मेरी, ये कुर्सी मेरी, हाँ भाई मतलब मान लो ये एसेट मेरी, ये एसेट मेरी, हम जमीन पर बैठ गए, ये जमीन मेरी इस तरह की बात होती है। अरे मजाक नहीं कर रहे, होगी, चलो ठीक है। अब क्या उस समय प्यार मोहब्बत वाली बात होती है? बोलो, गलत बोल रहा हूं। असली चूना तो टैक्स में सरकार को उसी समय लगता है। लड़ाई हो रही होती है, अलग हो रहे होते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बात आएगी सब आपस में मिल जाएंगे, देखो जो हुआ सो हुआ। घर की बात घर में ही रहे, बाहर ना निकले। सरकार को टैक्स देने से न तुम्हें फायदा है और न मुझे फायदा है, क्यों न सरकार को क्या लगाया जाए, चूना लगाया जाए, है कि नहीं? तो कहा गया कैसे भाई, जो होना था वो हो गया, जो एसेट तुम्हारे पास तुमने ले ली, जो एसेट मेरे पास मैंने ले ली। देखो एंट्री करने पर जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है उसी को मान लिया जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब कोई आता है तो ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चलो एक काम करते हैं, 50 लाख की एसेट में ले गया हूँ, लिख दो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में हिसाब किताब निपटा दिए। 50 लाख की एसेट ले गया हूँ, मार्केट वैल्यू कितनी है 50 लाख, मैं ले गया हूँ और तुम ले गए हो 60 लाख की एसेट। चलो दिखा देते हैं कि जो अकाउंट सेटल हुआ है वो 5 लाख और 6 लाख में हो गया है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो वही रिकॉर्डेड वैल्यू पर आ जाएगी। और सरकार को क्या दिखाएंगे हम लोग, बेस्ट ऑफ लक कि ठेंगा? ठेंगा बोलो, ठेंगा दिखा देंगे। लड़ाई हुई, मारपीट हुई, डंडे खाए, हॉस्पिटलाइज हुए, वहां से आने के बाद बड़ी प्यार भरी बातें हो रही हैं कि सरकार को चूना कैसे लगाया जाए, और ये होता भी है। सरकार ने कहा ना बाबा ना, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फायदा होगा, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो इसलिए कि अब मुझे चूना लगाने जा रहे हो। उल्टा केस है, जब मिल रहे थे तो न तो तुम शाणे, न तो तुम कम शाणे थे, न तो वो कम शाना था, दोनों शान पट्टी में जी रहे थे, तो हम मार छोड़ दिए थे। लेकिन अब जब तुम लोग अलग हो रहे हो तो अब मैं ये सोचूं कि मुझे फायदा होगा, तो वो फायदा होने वाला है नहीं, तुम लोग मुझे चूना लगाने के लिए बैठे हो। उल्टा केस हो रहा है, बिल्कुल उल्टा, जैसा सोचा वो तो है ही नहीं, उल्टा हो रहा है। तो सरकार क्या बोलेगी तुम लोग जरा खुद बताओ, नहीं क्या बोलेगी बताओ ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिकॉर्डेड वैल्यू ले लें, फेयर मार्केट वैल्यू, कि एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और एओपी और बीओआई, वॉट एवर द केस इज, the fair market value of the asset which is to be distributed to the partner is to be taken as the full value of consideration. That's it, and not the recorded value and not the settlement value of the partner's capital. हाँ या ना, उससे कोई लेना देना नको। हम क्या ले लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। क्लियर? अब क्लियर है? बाकी सब कहानी वही है। स्पेसिफिक प्रोविजन है, ईयर ऑफ ट्रांसफर वही होगा, एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? हटा सकते हैं। तो यहां पर पार्टनर का रिटायरमेंट होना भी शामिल है, डिसोल्यूशन और अदरवाइज। तो डिसोल्यूशन या पार्टनर का रिटायर होना, यानी पार्टनर्स को एसेट बांटना।
अब आते हैं सेक्शन 45(5). कंपल्सरली एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। सरकार कभी कभी आपसे जबरदस्ती आपकी एसेट छीन लेती है, चाहे रोड बनाना हो, चाहे मेट्रो बनानी हो, चाहे ब्रिज बनाना हो, चाहे 2 लाइन्स को 4 लाइन्स करना हो, हाँ या ना, या कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना हो, सेटअप डालना हो, जैसे सिंगूर में हुआ था वेस्ट बंगाल में। क्यों? टाटा का प्रोजेक्ट लग रहा था ना, टाटा या रिलायंस प्रोजेक्ट लग रहा था ना, क्या किया वहाँ से? हटा दिया। कई किसानों की ज़मीनें ज़बरदस्ती छीन ली, हुआ था ना। ये है। अब आपने कोई एसेट खरीदी थी, कितने रुपए की? 5 लाख की। कब खरीदी थी? और कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, कब मालूम है? उस समय उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी पक्की बात है, कितनी थी? 15 लाख। जबकि कंपनसेशन हमको जो गवर्नमेंट देने जा रही है वो कितने पर फाइनल हुआ है मालूम है? कब? 10 मई को तो फाइनल हुआ है ना। और गवर्नमेंट का हिसाब किताब तुम लोग जानते हो, फाइनल आज होता है, पैसा 5 साल बाद मिलता है। डेट्स थोड़ी चेंज कर देते हैं। और कंपनसेशन मिला है प्रीवियस ईयर 14-15 में 6 लाख। कितना मिला है? और प्रीवियस ईयर 16-17 में कितना? 3 लाख। नहीं हो सकता? बोलो। ये सिस्टम है पूरा। तुम लोग खुद लॉ मेकर्स बनो और हमें बताओ कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करोगे। ये ट्रांसफर किस साल हो गया? 7-8 में हो गया, या 8-9 में हुआ है, या 13-14, या 14-15, या 15-16? कब ट्रांसफर हुआ है? ये तो सही है ना, 8-9 में ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि सरकार ने छीन लिया सो छीन लिया, ट्रांसफर हो गया। तो प्रीवियस ईयर 8-9 एंड असेसमेंट ईयर 9-10। पक्की बात है ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक लेंगे? 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 9 मई 2000। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या नहीं? कितना सिंपल सा तरीका है। कोई दिक्कत है इसमें? सारी चीज़ें ये तो जान चुके हैं हम लोग अभी तक के हिसाब से। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सच सच बताना, क्या हमें 1 रुपया भी यहां मिला? एक तो तुमने मेरी जमीन छीन ली, हम आंसू बहा रहे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, है ना? गाना है ना, कुछ ऐसा ही है ना। किस मूवी का है वो तो याद होगी।
राज का था ना, देखो तुरंत करेक्शन होता है, सर आपने गलत बोल दिया, यहां भी सही करो, यहां भी सही करो, क्या करें। क्या तुम लोग को कहीं से ये जायज लग रहा है कि हम इस साल टैक्स लगा दें? सच सच बताना, कब लगाएं? 14-15 में कितने पर, और 16-17 में? गलत। हम तो पूरे 9 लाख पर लगाएंगे। अब ये डिसाइड तुमको करना है, लॉ मेकर्स को, कि इधर या इधर। इधर का होता है, हाथ से बताओ ना, इधर। आंख से थोड़ी बताते, एग्जाम में लिखना ये इधर लिखो वो उधर लिखो। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, बताओ। हाथ निकालो ना बेटा, हाँ बोलो। 9 लाख हमने यहां पे लगाना है या यहां पे? हम 6 और 3 का मौका नहीं देंगे। इस तरह से कहा गया। ये तो तुम लोग को पक्का मालूम है कि 9 लाख पर यहां नहीं लगेगा, जो अब तक की कहानी से अब तक सीखा। अब जो नई कहानी है कि कंपनसेशन इज टू बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स और इंस्टॉलमेंट्स। नाउ व्हेन द टैक्स वुड बी चार्ज्ड, now the tax would be charged on a complete amount of compensation as and when we gets the first installment of that। यानी जैसे ही हमको इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, पूरे 9 लाख पर टैक्स लग जाएगा। पूछो ना, पूछो ऐसा क्यों? पूछो, नहीं पूछोगे? नहीं पूछोगे? चलो 6 लाख पर तुम लोगों की बात मैंने मान ली। 2 मिनट के लिए देखना, तुम लोग खुद कहोगे कि सर हम लोग गलत हैं। मैंने यहां लिख दिया क्या, 6 लाख, और माइनस कर दिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कितना? और ये क्या सर, 5 लाख पूरा, पूरी एसेट लोगे, पार्ट कंसिडरेशन दिखाओगे, एसेट पूरी माइनस करोगे, हो गया ना गलत? अगर ये आधा तो इसको भी आधा करो, और ये पॉसिबल तो है नहीं, तो अगर ये पूरा है तो इसको पूरा करो। मेरी बात समझ में आई? हाँ, आपको मैंने बस इतनी रियायत देगी, द टैक्स वुड बी चार्ज नॉट इन दैट ईयर व्हेन द ट्रांसफर टुक प्लेस, बट इट वुड बी चार्ज टू टैक्स इन दैट प्रीवियस ईयर व्हेन द कंसिडरेशन और द पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड, कंपनसेशन इज रिसीव्ड और पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड। तो यहां पर कितना ले लेंगे अब, 9 लाख डिवाइडेड बाई 5 lakhs, sorry, 2001 406 इनटू, बताओ ना क्या, 8, 9 या 14, 15? इतनी मार खाओगे। अब कौन सा 15? जब तुम्हारे पास एसेट है ही नहीं तो 14, 15 क्या करोगे? एसेट तो तुम्हारी उसी समय चली गई थी तुम्हारी जेब से। 8, 9, 582 कितना? अब हमें इस पूरे आंसर में सही है, इस पूरे आंसर में गलती बताओ। मैंने एक जगह गलत कर रखा है, वो तुम लोग को पहचानो तो जाने। ये मैंने बता दिया 9 लाख पर होगा, क्या बात कर रहे हो? 6 लाख पर कैसे? ये पूरा लोगे तो ये भी पूरा लो फिर। अब इसमें तो गलती नहीं है बेटा, इस आंसर में एक जगह गलती है। अरे यही तो है वो। अरे बोलो ना सर, आप 8, 9 में कैसे टैक्स लगा रहे हैं? आपको तो टैक्स कब लगाना है? रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए। अब बात समझ में आई?
capital gain tax would be charged in that previous year in which the compensation or part thereof is received. बात खत्म। सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे कि इस साल किया जाता। देखो ना, सारा कैलकुलेशन वैसे ही हुआ है जैसे इस साल किया जाता। बस अंतर ये है, अब यहाँ पे ना लगकर यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ ज़बरदस्ती छीना गया और उसका पैसा यहाँ मिला। बात वही है जो हम लोगों ने सीखी थी पहले। अंतर यह है, वहाँ इंश्योरेंस कंपनसेशन तो एक साथ मिलता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का कंपनसेशन सरकारी कामकाज तो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो धीरे धीरे होता है। ठीक, पक्की बात है। अगर हमको यहाँ केवल 1 लाख रुपए मिला होता और यहाँ 8 लाख रुपए मिले होते तो टैक्स कब लगता? 1 लाख के समय पूरा लग गया होता। हाँ, पूरा उसी समय लग गया होता। 10 रुपया दे दिया तो भी पूरे पर लग गया, है कि नहीं? एक बात बताओ, ये हमने क्वेश्चन दिया, ये इसका सॉल्यूशन है, दैट इज 100% राइट। अगर ये तुम्हारा केस होता, तुम्हारी अपनी बात कर रहा हूं, तो क्या तुम खुश रहते? कहाँ तुम्हें कष्ट होता? तुम्हें इस बात का कष्ट नहीं होता कि 2 लेन का 4 लेन बन रहा है। तुम्हें इस बात का भी शायद कष्ट नहीं होता कि तुम्हारे जमीन पर कोई दूसरा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारा आधा पैसा मिलता, बोलो ना, कष्ट किस बात का होता? पूरा पैसा मिलता तो या आधा पैसा मिलता तो? कम मिला है। कैसे मालूम कम मिला है? कहां लिखा है कम मिला है? अगर हम मार्केट में इस एसेट को बेचते तो कितने मिलते? और गवर्नमेंट ने हमसे लिया कितने में? गलत है कि नहीं? हम गवर्नमेंट को बेचेंगे या मार्केट में बेचेंगे? बेच ही नहीं सकते ना, जबरदस्ती छीना है। ऐसे कैसे बेच लोगे मार्केट में? तो मन मारकर तुम्हें रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने बोल दिया 100% सच हो गया। अभी कानून के दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी न्याय का दरवाजा खुला है। हम कोर्ट में जाएंगे, वहां का दरवाजा खटखटाकर वापस आ जाएंगे। लोग कहते हैं ना, कानून का दरवाजा खटखटाओ, तो जाओ खटखटा कर वापस आ जाओ। तो वहां खटखटाने का मतलब है खोलवाओ, केस फाइल करवाओ, ठीक है ना? ये नहीं खटखट चलो खटखटा लिया। हाँ बोलो, एक से एक कहावतें हैं। अब क्या करेंगे हम? कानून का दरवाजा खटखट कराएंगे। किसके लिए? कितने रुपए के लिए? 6 लाख के लिए। मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला? तुम ही लोग बोल रहे हो। और कानून ने, कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। ये इस साल का अमेंडमेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस कमिंग एग्जामिनेशन। हो सकता है इसमें से एग्जाम में टॉपिक में क्वेश्चन आ जाए। इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। मैंने एनहांस्ड कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया, एडिशनल कंपनसेशन के लिए अप्लाई किया। किस चीज के लिए अप्लाई किया? एनहांस्ड कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन के लिए मैंने कानून का दरवाजा खटखटाया। और कितने रुपए के लिए खटखटाए होंगे? दरवाजा खटखटाया 6 लाख के लिए, और सामने वाले ने तो कानून का दरवाजा खोला होगा और 6 लाख रुपए दे दिया होगा। ऐसा तो है नहीं, वो लंबी लड़ाई लगी होगी। ये तो पक्का है कि इसमें कोई बट और इफ नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने ही तय किया है। इट मीन्स इट इज 100% श्योर टुडे और टुमारो आई विल गेट ₹9 lakh at least. But what about rest of ₹6 lakh, which is shortfall from the fair market value? I'll file a case against the government in the court. और कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है। कब? फॉर ₹4 लाख। हमको 4 लाख रुपए और मिलेगा, अब उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो क्या इंटरिम ऑर्डर के बेस पर अब हमारे ऊपर टैक्स लग जाएगा, या जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना पास हो जाए
तब तक। बोलो ना, तुम लोग के मुंह में क्या गोंद लगी हुई है, फेविकोल लगा हुआ है, क्या है? एंट्रीम ऑर्डर के समय या फाइनल ऑर्डर के समय? बात खत्म। जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तो अब हमारे ऊपर 4 लाख के रुपए पर टैक्स लगेगा। ढंग से सुनना, हम किस प्रीवियस ईयर की अब बात कर रहे हैं? 9-10 किसकी? सॉरी 19, सॉरी 19, 1920, सॉरी 1920, प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021। बताओ, इधर देखो ना, तुरंत लिखना शुरू कर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना ले लेंगे? क्यों 4? क्योंकि 9 तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। कितना? माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? नहीं, वो तो पूरा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो यहां कितना? नहीं। ये कैपिटल गेन है, कितना? बताओ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बोलो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? कैसे लॉन्ग टर्म? क्योंकि जब ये लॉन्ग टर्म है, ये तो वही रहेगी ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग तो वही रहेगी, उसको चेंज कर लोगे तुम लोग, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाली। और इसी एसेट का ये हिस्सा है, तो ये भी लॉन्ग टर्म। अगर ओरिजिनल लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म, भले ही 50 साल बाद मिले या 2 दिन बाद मिले। ये शॉर्ट टर्म है तो भले ही 50 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, तो भी ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा। ये शॉर्ट टर्म तो ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म तो ये लॉन्ग टर्म। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में ही कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ के लिए हमेशा 0 ही रहेगा। जितना कंसिडरेशन मिला है दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट एंड नॉट इन द एंटरिम ऑर्डर। ये याद रखना, ये इस साल का अमेंडमेंट है। एंट्री में ऑर्डर पास होने पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उस साल लगेगा जिस साल ऐसा फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। क्लियर है? फिलहाल हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखेंगे, अभी टेंशन ना लेना। कहानी समझ में आई? पक्की बात है? नोट करो ना फिर। लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने सारे एक्सेप्शंस और स्पेसिफिक प्रोविजंस कर लिए। लास्ट क्लास में जब मैंने तुम लोग को पढ़ाया था एडवांस मनी फॉरफिटेड, तो मैंने कहा था वो 3 पॉइंट में लिखवाऊंगा, बोला था ना?
18 प्रोविजंस थे ना। थैंक यू बच्चों।